औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं अपने प्रोग्राम में 4 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। इन 4 बड़ी खबरों में सबसे पहली खबर ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने और चौथी बार वजीर आज़म बनने के हवाले से जो इस वक्त आप बातें सुन रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हमारे आर्मी चीफ की सऊदी जनरल से जो मुलाकात है वो इसी एजेंडे पर थी। वो किस एजेंडे पर मुलाकात थी और उस मुलाकात में क्या तय हुआ, आज मैं आपको ये बताऊंगा अपने प्रोग्राम में। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा केस खुलने जा रहा है जिसमें तमाम एक्टिव टॉप लीडरशिप जो है वो फंस जाएगी। अगर वो फंस जाएगी तो क्या फिर इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं। तीसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब जो लंदन पैगाम लेके गए हैं, जिसके बारे में कोई कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का मैसेज लेके गए हैं, कोई कह रहा है कि नहीं वो एस्टेब्लिशमेंट का मैसेज नहीं लेके गया, और नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि मैं बात वहां से ही शुरू करूंगा जहां से खत्म हुई। तो नाज़रीन, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। मैं आपको शुरू करता हूँ बात आर्मी चीफ और सऊदी जनरल की मुलाकात के हवाले से। इनके हवाले से एक पेशेनगोइयाँ की जा रही हैं कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन से अपनी तकरीर में साबिक जनरल बाजवा और जनरल फैज़, साकिब निसार, इजाजुल हसन को टारगेट बनाया था। इस वजह से एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत बुरा मनाया है और उन्होंने शहबाज शरीफ से बात किया, और शहबाज शरीफ जो हैं वो पैगाम लेके नवाज शरीफ साहब के पास गए हैं। अगर ऐसा था तो नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को बिठा के दोबारा ये बयानिया क्यों दोहराया है, जिसमें मरीम नवाज साहबा भी थी, शहबाज शरीफ साहब भी थे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने, अगर वो पैगाम लेके गए हैं तो उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ को भी मैं नहीं मानता। एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूं कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जनरल नवाज शरीफ के इस बयानिए से एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के पहले ही खिलाफ थे। तो मैं आपको इस प्रोग्राम की वसादत से ये अर्ज करना चाहता हूं कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं, जब इनको बतौर DGISI उस वक्त के ताकतवर वजीर आज़म इमरान खान साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मजबूर कर दिया कि इनको इस ओहदे से हटाया जाए, और ये अहकामात दिए। जनरल बाजवा ने उस पे बहुत ज़्यादा रजिस्ट किया और उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि मैं उन्हें समझा दूंगा और आप इनकी ट्रांसफ़र या इनके खिलाफ कार्रवाई को मौखर कर दें। पर इमरान खान अपनी जिद पे अड़े रहे और इन्होंने जनरल बाजवा को इस बात पे मजबूर कर दिया कि जनरल आसिम मुनीर को इस ओहदे से हटा दिया जाए और इन्हें इस बात की सजा भी दी जाए जो वो मेरे फैमिली मेंबर्स के हवाले से इंक्वायरीज करके फाइल लेके आए हैं। ये बात जनरल कमर जावेद बाजवा अपने इंटरव्यूज में बारहा कह चुके हैं। अच्छा, जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त के ताकतवर और प्रोमिनेंट और एक अवामी वजीर आज़म जब इमरान खान उस वक्त बन चुके थे, उनकी उस वक्त फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा थे, वो एक ताकतवर वजीर आज़म समझे जाते थे। तो उस वक्त जनरल बाजवा ने जनरल आसिम मुनीर को उनके शर से बचा के बतौर एक जगह, ऐसी जगह पोस्टिंग दी जिस जगह पे जो भी आर्मी चीफ हो वो अपने इंतहाई को 2 दफा कर लें, करीबी अफसर को जो है पोस्ट आउट करता है, यानी कि कोर कमांडर मंगला जो है वो ही तैनात होता है जो आर्मी चीफ की इंतहाई गुड बुक्स में हो और उनके रिलेशन और कंफर्ट लेवल आर्मी चीफ से बहुत ज्यादा हो। तो जनरल आसिम मुनीर को बड़ी की पोस्टिंग दी उन्होंने कोर कमांडर मंगला के तौर पे। जब कोर कमांडर मंगला के तौर पे उन्हें पोस्टिंग दे दी
गई तो उस पोस्टिंग के बाद भी वो जनरल आसिम मुनीर की टेक केयर करते रहे और ये कोशिश करते रहे कि इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आसिम मुनीर को कोई कैरियर या कोई उनके हवाले से उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। तो जनरल कमर बाजवा और आसिम मुनीर के तल्लुकात जो हैं वो बहुत आइडियल थे। अब मैं आपको बताऊंगा, वो किसी लहदा व्लॉग में बताऊंगा कि जनरल कमर बाजवा और आसिम मुनीर के थोड़े बहुत इख्तलाफात कहाँ थे, वो भी उसमें जनरल बाजवा ने कोई आसिम मुनीर के हवाले से कुछ नहीं किया था। तो इसलिए जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो एक खानदानी और महजिब खानदान से ताल्लुक रखने वाले उनके महजिब खानदान के चश्मो चिराग हैं। वो कमर जावेद बाजवा को कभी भी किसी भी सिविलियन से बेइज्जत होने नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर जनरल बाजवा से उनके इख्तलाफात भी होते तो वो भी किसी सूरत जनरल बाजवा को सिविलियन के हाथों बेइज्जत ना होने देते, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त फौज जो है वो अपने किसी सर्विंग या रिटायर्ड बंदे को किसी सिविलियन से पिटते नहीं देखती। जिस तरह के आपको पता है कि जनरल सलमान फयाज गनी साबिक कोर कमांडर लाहौर जो है उनको भी बाइज्जत तौर पर लाहौर शिफ्ट करवा दिया गया है। वो मैंने आपको अपने पिछले भी व्लॉग में बताया था कि वो सारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं कि वो लापता हैं, उनको गायब कर दिया गया है, उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया है, उनका फलां कर दिया गया। वो इस वक्त सरवर रोड पे लाहौर कैंट में 4 कनाल के घर में रह रहे हैं और आने वाले दिनों में उनकी साहबजादी की शादी की तकरीब है, वो भी वहीं हो रही है और ये फौजी अफसर सारे उसमें शरीक भी होंगे क्योंकि इन्हें मदऊ किया गया। अच्छा जी, एक तो बात यह है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने माइंड किया, जो मैंने ताल्लुकात आपको बताए, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने माइंड किया तो फिर इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ को अपना बयानिया तब्दील करना पड़ेगा। अब इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की बात इसलिए नहीं मानी कि नवाज शरीफ को सऊदी अरब और यूएई की जानिब से ये पैगाम या ये डिप्लोमेसी कर ली है नवाज शरीफ ने कि वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पे मजबूर करें कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके चौथी मर्तबा वजीर आज़म बनने के लिए तैयारी करें। अब देखना ये है कि जिस सऊदी जनरल की मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जिस सऊदी जनरल की जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई है उसमें तय क्या पाया, वो मुझे तो नहीं पता क्या तय पाया, पर कुछ दिनों के बाद बात आ जाएगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जनरल सी बात थी, जनरल मीटिंग थी और जॉइंट एक्सरसाइजेज दोनों मुल्कों की होनी थी, उसके हवाले से बातचीत हुई है, अदरवाइज और कोई ऐसी बात नहीं है। पर मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने जरूर बात की होगी। आजकल लाहौर में भी सऊदी जो ताकतवर लोग हैं, आला ओहदों पर फाइज हैं, वो उनकी लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और आपको जैसे कि पता है कि ये भी एक खबर मैं आपको दे दूं कि पाकिस्तान में जो सऊदीया के सफीर तैनात थे, जो 2017 में तैनात हुए थे, उनकी मुद्दत मुलाजमत ये आज से कोई 2 रोज पहले खत्म हो गई थी। उनको सऊदीया ने 2 साल की मजीद एक्सटेंशन देकर पाकिस्तान में ही अपनी खिदमत अंजाम देने का टारगेट दिया है। इसका मतलब ये है कि कुछ गैर मामूली पाकिस्तान के साथ रवाबित में हो रहा है। और आपको तो वैसे पता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के तल्लुक आइडियल ही होते हैं। अब देखना ये है कि नवाज शरीफ के हवाले से सऊदी अरब कितना स्टैंड लेता है और एस्टेब्लिशमेंट कितना स्टैंड लेती है। एक चीज तो आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज और जनरल साकिब निसार और जस्टिस इजाजुल हसन को तो इसलिए उसका गजान नहीं पहुंचाई जा सकती कि वो आने वाले मौजूद चीफ जस्टिस होंगे और 404 दिन गालिबन उन्होंने चीफ जस्टिस रहना है, इसका नून लीग को नुकसान होगा। और अगर चीफ जस्टिस साकिब निसार पर कोई गजंद आती है तो भी नुकसान पाकिस्तान का ही है, क्योंकि अगर ये समझा जाए कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये स्टेप लिया था, तो फिर इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अपना घोड़ा मरवाएगी तो नहीं।
اچھا آگے اب شہباز شریف صاحب نے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ شہباز شریف صاحب ان کے پیغام لے کے گئے ہیں یا نہیں گئے. تو اس میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جب وزیر اعظم تھے اس وقت جنرل باجوہ ان سے ایکسٹینشن مانگ رہے تھے. ایکسٹینشن کون مانگنے آیا تھا, کن کے درمیان ملاقات تھی, یہ خیر میں آپ کو علیحدہ ویلاگ میں بتاؤں گا. دوسرا میں آپ سے یہ ڈسکس کرنے لگا تھا کہ پاکستان میں جو اس وقت بہت بڑا کیس سامنے آنے والا ہے وہ کیس میں کون کون انوالو ہوگا. وہ کیس ہے یہ پاور جو بجلی کے جو پاور ہاؤسز ہیں ان کے حوالے سے. یہ آئی ڈی پیز کے حوالے سے کیس ہے. یہ رینٹل پاور جو ہے ان کے حوالے سے کیس ہے. اس پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس میں کون کون سیاستدان ملوث تھا, کون کون سے ٹھیکیدار تھے اور ٹھیکیداروں نے پروفٹ ریشو کس تناسب سے رکھا. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ دنیا کے مہذب ممالک میں یعنی کہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں یہ جو رینٹل پاورز ہیں ان کے جو ان پہ پیسے انویسٹ کرتے ہیں وہ اس پہ 3% پروفٹ چارج کرتے ہیں, یعنی کہ میکسیمم 3% پروفٹ چارج ہوتا ہے. یہ جو پاکستان کے پالیٹیشنز نے ایگریمنٹ کیے ہیں انہوں نے 17 سے 19% انٹرسٹ جو ہے ان کو ادا کر رہے ہیں. اور یہ بات شروع ہوگی ماضی سے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور حکومت سے. انہوں نے 1992 میں پہلا یہ ایگریمنٹ کیا تھا. اب چیک یہ کرنا ہے کہ وہ ایگریمنٹ اور اس کے بعد آصف علی اس کے بعد نواز شریف صاحب نے آنے کے بعد ان کے تمام ایگریمنٹ منسوخ کر کے نئے سرے سے اپنے ایگریمنٹ کیے تھے. اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے پرویز مشرف صاحب نے اپنے دور میں ایگریمنٹ کیے تھے. پرویز مشرف صاحب کے بعد جو ہے آصف علی زرداری صاحب نے یعنی کہ پیپلز پارٹی نے وہ نئے ایگریمنٹ کیے تھے. وہ آپ کو یاد ہوگا اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز مشرف پہ وہ کیسز نیب میں بھی چلتے رہے ہیں. اس میں ناظرین یہ کیا گیا ہے کہ پوری قوم کو الو بنا کے ماموں بنا کے یہ رینٹل پاورز کے جو آنرز ہیں جس میں پرائیویٹ لوگ زیادہ ہیں, سیاستدانوں کے رشتہ داریاں زیادہ ہیں, یہ لوگ پاکستان سے اس کے 17 سے 19% تک پروفٹ لیتے رہے ہیں. یہ پروفٹ سراسر ناجائز ہے. حکومت اس بات پہ سیریسلی یہ نظر ثانی کر رہی ہے کہ یہ کیس اگر دائر کر دیا جائے سپریم کورٹ میں اور اس کے ایگریمنٹ کیا ہوئے وہ پبلک کیے جائے, کیونکہ آج تک یہ ایگریمنٹ پبلک بھی نہیں ہو سکا, اس کو کانفیڈینشلی رکھا گیا. تو اگر یہ پبلک کر دیا گیا اور یہ کیس کھل گئے تو نہ صرف نواز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب, ٹاپ لیڈرشپ پیپلز پارٹی, ٹاپ لیڈرشپ نون لیگ کی تمام اس کیس کا لقمہ اجل بنیں گے. اور اگر یہ پنڈورا باکس کھل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ الیکشن فی الحال نہیں ہونے والے. اور یہ جو آپ لوگ سن رہے ہیں کہ جنوری میں, چوتھی بات میں نے آپ کو انٹرو میں نہیں بتائی تھی, جو آپ سن رہے ہیں کہ جنوری میں کے آخری ہفتے میں الیکشن کمیشن نے کہہ دیا الیکشن کروائے جائیں گے, تو الیکشن کمیشن کا پورے پاکستان میں واحد ایک کام الیکشن کا انعقاد کرانا ہے. اگر انہیں اتنے عرصے کے بعد, اتنی لمبی پوسٹنگ کے بعد ابھی تک یہ نہیں پتا کہ تاریخ کون سی ہوگی جنوری میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر پوری قوم کو اور پولیٹیشنز کو ماموں بنا رہے ہیں. یہ الیکشن نہیں ہونے والے. اور اگر یہ کیسز کھل گئے اور ان کیسز پہ یہ بھی ایک دوسری آپشن غور کیا جا رہا ہے کہ یہ رینٹل پاور ہاؤس جو ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کے مالکان سے ریکوری کرنے کی بجائے ان سے یہ کہہ کہ معذرت کر لیجئے اور وہ حکومتی تحویل میں لے لیے جائیں اور انہیں کہا جائے بھائی جو آپ نے لے لیا خدا حافظ آپ جائیں, اور اس کو بغیر انٹرسٹ کے جو ہے اس سے بجلی بنائی جائے تاکہ بجلی کی قیمت کوئی تھوڑی نیچے آ سکے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے روز بروز بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے اور عوام جو ہیں وہ اس وقت پریشانی کی اس دلدل میں دھس چکے ہیں جس سے نکلنا اب ان کو ممکن نظر نہیں آ رہا. تو اب نواز شریف صاحب نے جو شہباز
शरीफ साहब के एस्टैब्लिशमेंट वाले मैसेज को जितना सीरियस लिया है वो आपने सुन लिया है। अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला है इस पे मैं भी अपडेट आपको करूंगा। आप भी अपनी कमेंट्स आप भी अपनी आरा से मुझे कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। अपने होस्ट फैसल हदीस भट्ट को इजाजत दीजिए, मैं आपका मशकूर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।